So when I was preparing for my MPT entrance examination back in 2020, तो दिमाग में एक चीज बैठी थी कि यार ये जो MPT का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं तो जो बहुत टॉपर टाइप बच्चे हैं वही क्लियर कर पाते होंगे, और मेरे जैसे जो थोड़े एवरेज से थोड़े ऊपर और टॉपर से नीचे होते हैं वो तो कहाँ ही क्लियर कर पाएंगे. But with a right plan, dedication and consistency, I secured a rank 3 in MPT examination conducted by Delhi University in 2020. 2020 में ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम था ये अपना अलग से ही करवाते थे, बट अब ऑब्वियसली अब PG CUET होता है तो अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं. बट I think I am a right person to tell you and guide you how you can prepare for your MPT entrance examination. चाहे आप CUET PG दे रहे हो, कोई स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज MPT एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने खुद के जो मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी थे, टिप्स थे, वो आप लोगों को बताने वाली हूँ, और आप लोगों को इससे गाइडेंस मिल पाएगी कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. अगर आप MPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके काफी सीरियस हो और आप चाहते हो कि आप उसे इस बार क्लियर कर लो इन 2026, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ध्यान से देखो. द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन दैट यू शुड नो द एग्जाम पैटर्न. यूजुअली जो MPT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस MPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं. तो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने 4 साल बैचलर्स में पढ़ा है, इट इज ऑल फॉर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, क्वेश्चन आंसर वाले पेपर के लिए. बट MPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, और इसमें तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलती है. अगर ये सोच रहे हो कि हम तुक्के मार के आ जाएंगे, हमें सब्जेक्टिव थ्योरी की तो नॉलेज है ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. बहुत बच्चे यही यूजुअली मिस्टेक करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं. बट ट्रस्ट मी, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज वे मोर डिफिकल्ट देन योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. अब आपको एग्जाम का पैटर्न पता कहां से चलेगा? एग्जाम का पैटर्न एनालाइज करने के लिए यू नीड टू हैव योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स. वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा फोकस मुझे कहाँ करना है और कैसे मुझे पढ़ना है. तो अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको अच्छे से एनालाइज करो, और वहां से जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो. इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं कि आपका जो एग्जाम में सिलेबस होता है उसके अंदर क्या आता है. तो देखो, एग्जाम के अंदर जो भी आपने बैचलर्स में पढ़ा होता है ना अब तक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, PT ऑर्थो, PT न्यूरो, मतलब सारी चीजें जो आपने फर्स्ट से लेके 4th ईयर तक पढ़ी होती है, वो सारे जो कंसेप्ट होते हैं आपके, वो आपको आपके MPT एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने होते हैं. बट अब ऑब्वियसली हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 4 सालों के अंदर, तो आप सारी बातें तो नहीं पढ़ सकते और आप सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ सकते हो, राइट. तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्लस उन सब्जेक्ट्स में से भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, विच आर अनस्किपेबल. तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर ये सब बातें आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितना पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्या टॉपिक बहुत हल्के में ले सकता हूँ मैं, तो यू कैन कमेंट मी डाउन. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर इट. इसी स्टेप के साथ कंटिन्यूएशन में एक स्टेप आता है कि यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज. अब आपने कॉलेज में चाहे अपनी मैम के नोट्स लेके पढ़ाई करी हो, या फिर आपने कहीं से भी किसी सीरियल के नोट्स ले लिए और आपने उन्हीं को पढ़ के अपना बैचलर्स का जो एग्जाम है वो क्लियर किया, तो ये गलती इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मत करना. यू नीड टू हैव योर स्टैंडर्ड बुक्स एंड यू मस्ट एंड यू शुड स्टडी ओनली फ्रॉम दी स्टैंडर्ड बुक्स. किसी भैया, किसी दीदी, किसी मैम के नोट्स लेके आपको नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए. सो हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है. यू नीड टू रेफर दोज बुक्स ओनली. कोई भी एक्स्ट्रा बुक, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, तो वो सब नहीं पढ़ना है. एक सब्जेक्ट के लिए एक या मैक्स टू मैक्स 2, बट मैं तो कहूंगी एक ही बुक रख लेना, स्टैंडर्ड बुक, वो पढ़ लो तो वो भी बड़ी बात है. और कोई भी जो नोट्स तुम्हारे भैया दीदी ने तुम्हारे या फिर तुम्हारी मैडम ने दिए हैं, अपने हैंड राइटिंग में कैसे भी, वहां से तुम्हें नहीं पढ़ना है, बुक्स को ही रेफर करना है. बहुत बच्चे एक्चुअल में यहाँ पे गलती करते हैं और ये गलती तुम्हें आपसे नहीं करनी है. Now coming to the most important point is make a realistic and feasible study plan. So अगर अभी आप MPT एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर इन योर इंटर्नशिप, राइट. या तो इंटर्नशिप आपकी अभी स्टार्ट हुई होगी या खत्म होने वाली होगी, या फिर यू आर इन मिड ऑफ योर इंटर्नशिप. तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि मेरे को अगर हॉस्पिटल जाना है तो मेरी वहाँ पे कितने आवर्स की ड्यूटी लग रही है, कितना मुझे आने जाने में टाइम लगता है, और कहाँ से मैं टाइम निकालूं कि मैं अपनी इस पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूं, क्योंकि एकदम से आपका एग्जाम आ जाएगा
और एंड टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी एंड इट इज ऑल्सो नॉट राइट टू स्टडी एट द एंड टाइम। तो अभी से थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट करो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन अभी से। तो अपना जो आप टाइम टेबल है वो इस तरीके से बनाना कि रोज का कि मुझे हफ्ते में या महीने में मुझे ये टॉपिक्स ये सब्जेक्ट मुझे कवर करने ही करने हैं। तो अपना जो टाइम टेबल है वो बहुत सोच समझ के बनाना, जहां टाइम मिले वहां पे पढ़ने बैठ जाना, तभी तुम्हारा एंड में पूरा सिलेबस खत्म हो पाएगा, वरना एंड में यू विल एंड अप क्रैमिंग द थिंग्स और क्रैमिंग से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। Now after referring to all the standard books for each particular subject you need to make notes। अब यहाँ पे आपको मैं नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रही हूँ, आप भी बहुत शौक हो रहोगे कि यार फिर से नोट्स बनाने हैं। अभी तो मैम कह रही थी कि भैया दीदी के नोट से नहीं पढ़ना, मैम के नोट से नहीं पढ़ना, बट अभी कह रही कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे जो तुम नोट्स बनाने वाले हो ना वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे तुम्हारे उन नोट्स से जो कि तुमने बैचलर्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप के बेसिस के ऊपर ही तुम्हें नोट्स बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने एक पेज प्रिपेयर कर लिया, वहां पे तुमने जितनी भी मोडालिटीज हम यूज करते हैं SWD, IFT, अल्ट्रासाउंड, माइक्रोवेव, जो भी हम फ्रीक्वेंसीज उनकी रहती हैं वो तुम उस पर जॉट डाउन कर सकते हो कि भाई तुमने एक पेपर खोला, तुम्हें सारी फ्रीक्वेंसीज एंड उनकी वेवलेंथ रिवाइज हो गई। तो तुम्हें इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं ताकि जब तुम एंड टाइम पे जब तुम्हारा पेपर आने वाला होगा तो तुम्हें हर चैप्टर इंडिविजुअली खोल के रिवाइज नहीं करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए। यू विल हैव अ पेपर, उसमें तुमने सब लिखा हुआ है एंड देन यू विल एंड अप स्टडीइंग ओनली दैट, और वहां से तुम्हारी सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। सेम गोज विद ईच एंड एवरी टॉपिक। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि तुम कैसे इस पूरे टॉपिक को या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक छोटे से पेज में कंसाइज करके लिख सकते हो और वहां पे तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे गैदर कर सकते हो, ताकि जब तुम्हें लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करनी हो तो तुम्हारे दिमाग में ये ना हो कि मुझे इस बुक से ये खोलना था, इस चैप्टर में ये था वो था। इतना सब तामझाम नहीं चाहिए हमें लास्ट मिनट पे, क्योंकि लास्ट मिनट पे तुम वैसे ही बहुत नर्वस और एंशियस हो गए। तो उस टाइम पे अगर तुम इतनी मोटी मोटी बुक्स खोल के देखोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज दैट कि तुम बुक में ही जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक ले, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैंने स्ट्रोक पढ़ा था सुलेवान से, राइट। तो सुलेवान में ही मैंने छोटे छोटे ऐसे पेपर लगा लिए थे जहाँ पे मैंने डायग्राम्स वगैरह बना लिए थे, आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो मेरे लिए जब मुझे स्ट्रोक रिवाइज करना था, क्योंकि स्ट्रोक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, तो मैंने वहां से रिवाइज कर लिया। सिमिलरली जैसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, इसमें इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। तो अगर मैं ऐसे पैराग्राफ में पढ़ती तो मुझे बहुत मोनोटोनस लगता और एंड टाइम पे आई वुड नॉट बी एबल टू रिवाइज इट, क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसको सारा। तो इसलिए मैंने वहीं पे एक पेपर लगा के उसको फ्लो चार्ट्स वगैरह में लिख लिया था। अब तुम्हें पता है मेरा ऑब्सेशन फ्लो चार्ट्स वगैरह के साथ कि उसमें चीज अच्छी भी दिखती है, तुम्हें याद भी हो जाती है अच्छे से और तुम्हारे लिए वो बहुत बेटर रहता है। तो मैं अपनी हर वीडियो में तुम्हें बोलती हूँ कि जहाँ पे भी तुम फ्लो चार्ट्स डायग्राम बना सकते हो उसको उसी तरीके से पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी में ज्यादा देर तक के लिए रहता है। अगर तुम इन दो तरीके से अपने नोट्स बनाओगे तो तुम्हें एंड टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी और उस टाइम तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी और अब तुम्हें कितना फायदा पहुंचा रही है। क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम। एंड क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था तो मुझे पता है कि जितनी भी चीजें मैंने प्रैक्टिस करी थी, जो मैंने अपनाई थी, ये सारी फ्रूटफुल हैं। तो इवेंचुअली अगर तुम इनको फॉलो करते हो सो देयर आर हाई चांसेस कि तुम बाकी सारी पॉपुलेशन से बहुत आगे निकल सकते हो जो कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Next is attempt previous year questions or sample paper or the mock test as you say। तो अब इस पॉइंट पे तुम कितना ही फोकस कर लो यार, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, बट इफ यू आर नॉट गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इतना पढ़ने का। बैक इन 2020 मुझे कोई बुक नहीं मिली थी एज सच, तो 2 ही बुक थी, एक सूरज कुमार की थी और एक पीपी मोहंती सर की थी। इसके अलावा मुझे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उस टाइम कोई बुक नहीं मिली थी, बट अब मुझे पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आ गई हैं फोकसिंग ऑन फिजियोथेरेपी एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, तो उसका लिंक तुम्हें यहाँ पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो उन सारी बुक्स को। उसके अलावा देखो पागल नहीं बनना है, हमारे कुछ ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी वाली ही हम एमपीटी वाली बुक यूज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कॉमन होते हैं। तो अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करोगे ना एमसीक्यू बुक फॉर एनाटॉमी, एमसीक्यू बुक फॉर बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी या फिर XYZ जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, बायोमैकेनिक्स एक्सेट्रा, तो उसके तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम के उससे प्रिपेयर करना है तो हम वही सिर्फ फिजियोथेरेपी वाली बुक्स ही यूज करेंगे। नो, आइडियली तुम नेट पे जाओगे तो बहुत सारी बुक्स हैं जो कि नीट पीजी वाले बच्चे भी यूज करते हैं, राइट, पीजी का एग्जाम क्लियर करने के लिए, एमडी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें तुम वहां से भी पढ़ सकते
सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स की पीडीएफ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूरी नहीं है कि हमें फिजियोथेरेपी वाली बुक ही लेनी पड़ेगी इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी। आई नो फिजियोथेरेपी वाली बुक्स होनी चाहिए, बट अभी एट प्रेजेंट इतनी सारी बुक्स नहीं है जो इन सारे एरियाज पे अच्छे से फोकस कर रही है। कुछ बुक्स हैं, वो बुक्स ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो वहां से जाके देख सकते हो, बट सारी बुक्स तो हम परचेज नहीं कर सकते और हम अपनी प्रैक्टिस भी इंप्रूव करनी है। तो ये जो मैंने तुम्हें बात बताई, तुम गूगल पे जाके ऐसे लिखना, ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता। बहुत बच्चे सिर्फ इसी में रह जाते हैं कि हमारे पास तो बुक नहीं है, हमारे पास तो बुक नहीं है, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ये बुक्स तुम डाउनलोड कर लेना और जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें से उतना प्रैक्टिस करना। आई एम टेलिंग यू, इससे तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली भी यही सारी चीजें फॉलो करी हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। अब यार देखो, प्रिपरेशन के टाइम पे ना हमारे में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि इतना मैं एफर्ट डाल रही हूँ तो क्या मेरा होगा, नहीं होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन सब बातों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है। थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकालो, रोज अपने डेडिकेटेड शेड्यूल को फॉलो करो, जो तुमने टारगेट सोचे हैं उनको फॉलो करो। उसके बाद तुम्हें रिजल्ट अच्छा मिले या बुरा मिले, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि तुमने अपने पार्ट पे पूरी मेहनत करी है। अपना एक हेल्दी रूटीन रखो और खुश रहो और मस्त बढ़िया तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करो। ट्रस्ट मी, अगर इतना भी कर लोगे तो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आपको कुछ टिप्स भी मिली होंगी कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है फॉर आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।